आज का मेन हमारा विषय रहेगा एडल्ट्स में कॉक्लियर इम्प्लांट्स इन एडल्ट्स। हमारे देश में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी। बट हियरिंग को लेके हम सबसे पीछे हैं। हम जानते हैं हम कम सुन रहे हैं, हाँ। बट हम विशेषज्ञ के पास नहीं जाते, हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, हम्म। हम चश्मे की दुकान पे जाते हैं। एग्जैक्टली। हम चश्मे की दुकान पे जाते हैं क्योंकि चश्मे की दुकान पे बाहर बोर्ड लगा है कि यहाँ पे हियरिंग एड उपलब्ध की मशीन मिलती है। हाँ। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ नेवर द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। क्या आपने कॉक्लियर इम्प्लांट एकदम डिसाइड किया था? करेक्ट। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी, ये तो एक तरह से वरदान है। वाह, कितनी अच्छी बात बोली है, एक वरदान है। वरदान है ये। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आदमी को दूसरा जन्म होता है, एकदम से आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, हॉर्न की आवाज़ें जो मुझे सुनी मुद्दत हो गई थी। नमस्कार, थ्रू दी एबल्ड आई पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। यह एपिसोड कॉक्लियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मिस मलाला यूसुफजई जब 17 वर्ष की थी तो उनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। 15 साल की यह छोटी बच्ची को तालिबान जैसे आतंकवादियों ने उन पर गोली जब चलाई तो एक गोली लेफ्ट साइड के स्कल से होती हुई बाहर निकली, जिसकी वजह से उनको हियरिंग लॉस हो गया और मल्टीपल सर्जरीज के बाद उनकी एक सर्जरी हुई, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, जिसके द्वारा उनके सुनने की दिक्कत ठीक हुई और आज भी वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर पूरे विश्व में काम करती हैं। इस एपिसोड में हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स इन एडल्ट्स पर चर्चा करेंगे। पिछली बार की तरह यह एपिसोड भी 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसमें पहली सेगमेंट में हम एक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है और किन परिस्थितियों में इसे एडल्ट्स में रेकमेंड किया जाता है। और सेकेंड सेगमेंट में हम एक कॉक्लियर इम्प्लांट रेसिपिएंट, जिनके एक नहीं बल्कि दोनों कानों में कॉक्लियर इम्प्लांट लगा हुआ है और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का लाइफस्टाइल जीते हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर सुमित मृग से, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स साकेत और द्वारका हॉस्पिटल में, एंड ही इज डायरेक्टर ऑफ संकल्प ईएनटी कॉक्लियर इम्प्लांट सेंटर इन द्वारका। डॉक्टर सुमित मृग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस टॉक के लिए इनवाइट किया, इस डिस्कशन के लिए इनवाइट किया, जो एक ये मुद्दा है गूंगेपन, बहरेपन का और सुनाई की तकलीफ़ों से जूझते हुए इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों का। आई नो। तो मुझे लगता है कि ये मेरे हृदय के बहुत पास है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये निमंत्रण पाके। सर, आम जनता के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट अभी भी एक ऐसा शब्द है जो उनके जहन में नहीं आता कि ये है क्या। तो सबसे पहले बिल्कुल साधारण भाषा में आज हम सबको बताते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट कैसा होता है और वो दिखता कैसा है। जी, देखिए सबसे पहले तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट दुविधा लोगों के मन में रहती है कि वो हेयरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जी। हर इंसान कहता है नहीं जी हमने देखा हुआ है। हम्म। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि हेयरिंग एड जो है यानी कि सुनाई की मशीन, जी। वो एक आवाज़ को एम्पलीफाई करके आपको अंदर फेंकती है। यानी कि अगर मैं आज किसी को एक वॉल्यूम +1 दे रहा हूँ, जी। तो वो हेयरिंग एड उस वॉल्यूम को +6 करके आपके कान के पर्दों पे फेंक देगी। जी। बट उस आवाज़ को पकड़ने के लिए हमें जिस यंत्र की ज़रूरत होती है, जो मेन इंजन है, जैसे गाड़ी का इंजन है, जी। वैसे ही हमारे शरीर में सुनाई का इंजन है, वो है कॉक्लिया, जी। जो इस आवाज़ को परसीव करता है, यानी जी। कि उसको प्राप्त करता है। हम्म। और उस ध्वनि को प्राप्त करके वो कान में जो नस होती है, जो सुनाई की कॉक्लियर नर्व है, उसमें वो किरणें पैदा करता है, जो साउंड बन के ब्रेन तक जाती हैं। राइट। तो हियरिंग एड जो है सिर्फ आवाज़ को एम्पलीफाई करता है, बट उस आवाज़ को पकड़ने के लिए हमें कॉक्लिया का फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। राइट। जबकि कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा आधुनिक युग में एक ऐसा यंत्र है जो उस आवाज़ को हम्म। कॉक्लिया के खराब होने के बाद वो उसको रिप्लेस कर देता है, यानी कि इम्प्लांट कर देते हैं हम कॉक्लिया में, राइट। और तभी वो आवाज़ ब्रेन तक जा सकती है।
राइट, यानी कि ये इम्प्लांट उन लोगों में लगाया जाता है जिनमें जो कॉक्लिया है वो जी, काम नहीं कर रहा है, राइट, यानी कि वो उपस्थित तो है राइट, बट उसका फंक्शनैलिटी यानी कि उसका जो आवाज को परसीव करके ब्रेन को भेजना है वो खराब हो गया है किसी कारणवश। या तो वो जन्मजात से खराब है, राइट, या वो उसमें जो हेयर सेल्स होते हैं, हुँ, एक बहुत फाइन हेयर होते हैं, आउटर हेयर सेल्स जो ध्वनि को परसीव करते हैं, राइट, वो खराब हो जाते हैं। कारणों की वजह से हम बात करेंगे, चर्चा हाँ, करेंगे कि किन कारणों की वजह से हाँ, ये खराब हो जाते हैं। राइट, तो कॉक्लियर इम्प्लांट अगर आप देखें तो मैं अपने श्रोताओं को जरा दिखा दूं कि बहुत सब लोगों ने जानते हैं कि इसमें एक बाहर डिवाइस होता है। अगर आप इसको देखें खाली एक पार्ट, तो ये खाली एक हेयरिंग एड जैसा लगता है। बिल्कुल, ये देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हेयरिंग एड ही है, बट राइट, ये खाली हेयरिंग एड नहीं है। ये एक, हम इसको प्रोसेसर बोलते हैं जो राइट, साउंड को प्रोसेस करता है, इसलिए हम इसको प्रोसेसर बोलते हैं। इसमें एक कॉइल केबल होती है और राइट, ये कॉइल केबल जाके एक हेड पीस की तरफ जाती है। तो बेसिकली इस हेड पीस में एक चुंबक होता है, ये आपके हेड पे यहाँ पे जी, रेस्ट कर जाता है जी, और ये बिहाइंड द ईयर है। हाँ, यानी कि ये जैसे हेयरिंग एड कान के पीछे कान पहना जाता है, वैसे ही कॉक्लियर इम्प्लांट का प्रोसेसर भी कान के पीछे पहना जाता है। राइट, हालाँकि कई कंपनीज़ अब आ गई हैं जो वायरलेस एक छोटा डिवाइस भी बनाने लग गई हैं, जी, और ये हमारा एक इंटरनल इम्प्लांट है। अगर आप देखेंगे ये इसका निचला तल है, ये राइट, ऊपरा तल है। हुँ, इसमें 2 मैग्नेट्स होती हैं अगर आप देखेंगे। जी, ये इसका मेन रिसीवर स्टिम्युलेटर है राइट, और ये एक मैग्नेट है जिसके ज़रिए ये चुंबक आपस में जॉइन हो चिपक जाती है, जाते ये हैं, जुड़ जाती है चुंबक। राइट, तो जो साउंड है, यानी कि ये पार्ट ऑपरेशन द्वारा कान के अंदर ये चला जाता है, यानी कि कान की चमड़ी की जो परत होती है मसल हाँ, के नीचे, ये हाँ, रेस्ट करता है बोन पे। राइट, मैं बता दूं, कॉक्लियर इम्प्लांट एक कान का ऑपरेशन है, ये आई ब्रेन नो का ऑपरेशन नहीं है। हैं? ज़्यादातर सब लोग यही समझते हैं कि हाँ, ये ब्रेन की कोई सर्जरी है। और इसको लेके लोग एक दूसरे से बहुत भयभीत कर देते हैं। गांव हाँ, में हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब इसको लगाने के बाद मेरे बच्चे को शॉक तो नहीं लग जाएगा, हाँ, या इनको इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं लगेगा। हाँ, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। हुँ, करीबन पिछले 30 साल से जी, हिंदुस्तान में कॉक्लियर इम्प्लांट हो रहे हैं जी, और वर्ल्ड ओवर इम्प्लांट किए जाते हैं। आज इंडिया ही एक बहुत बड़ा, एक विश्व स्तर में एक अपने आप को स्थापित कर चुका है जहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम बहुत बूम कर रहा है। राइट, तो ये जो मैग्नेट है, ये एक दूसरे से चिपक चिपक जाते जाती हैं, हैं स्किन हुँ, के आर पार। ये आगे आप इम्प्लांट में कुछ इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम इम्प्लांट जब एक कान की सर्जरी द्वारा मिडल ईयर से लेके इनर ईयर तक जाते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स कॉक्लिया में प्लेस कर देते हैं। राइट, और करीबन 10 दिन के बाद जब हम मरीज को स्विच ऑन करते हैं और ये प्रोसेसर डालते हैं, हाँ, तो इसमें कुछ माइक्रोफोन्स होते हैं। जी, डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। 2 या 3 माइक्रोफोन्स होते हैं जो ध्वनि को पकड़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, इस कॉइल के थ्रू स्किन के आर-पार इनको ट्रांसफ़र करते हैं। ये साउंड बन के इधर जाता है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं जो स्टिमुलेट होते हैं। जब राइट, इलेक्ट्रोड्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट्स क्रिएट करते हैं जो नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो नस ब्रेन तक जा रही है, और ऑडिटरी ये में, ब्रेन में जाके साउंड परसीव किया जाता है और बच्चा या अडल्ट बिल्कुल नॉर्मल सुनता है। वाओ! आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर रिक। अ, आज का मेन हमारा विषय रहेगा एडल्ट्स में कॉक्लियर इम्प्लांट्स इन एडल्ट्स। तो अडल्ट्स। एडल्ट पॉपुलेशन में एक्चुअली अभी इतना एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो सोचें, क्योंकि अब तक ये मान्यता है कि हियरिंग एड से ही उनका सुनना जी। काम अच्छा चल रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हियरिंग एड भी उतना हेल्प नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या कैंडिडेसी क्राइटेरिया है कि तब आप अपने पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आपका कॉक्लियर इम्प्लांट एक अच्छा हियरिंग सॉल्यूशन है? देखिए, आज के आधुनिक दौर में बढ़ते नॉइज़ पोल्यूशन के साथ, हम्म, अडल्ट्रेशन इन फूड, फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़, सुबह से रात तक काम, हेडफ़ोन्स, आईफ़ोन्स, ओ, डिस्को, लाउड म्यूज़िक, हम्म, गाड़ियों का शोर, ट्रैफ़िक का शोर, स्पेशली हम लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक हम लोग दिन में जाने कितनी बार ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित हैं, और जी, शायद हम में से कितने लोग हैं जो इसका बहुत ध्यान कर पाते हैं और इसको हम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करते हैं।
जी। इसके अलावा धुआं प्रदूषण, स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर डाइट, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, एंजाइटी और काम का प्रेशर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये सब चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ले चुका है एक सुनाई पे। राइट। मध्य वर्ग के लोग, नौजवान, युवक, हम्म। स्कूल के बच्चे, जी। और ये सब लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको हियरिंग लॉस नहीं होना चाहिए। करेक्ट। आम तौर पे अगर आप देखें तो एक आम इंसान 55 साल या 50 साल के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुनाई में एक तकलीफ, हाँ। डिफरेंस फील करता है। हाँ। जैसे हम आंखों की बात करें तो कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद की हम हाँ। बात करें हाँ। तो मोतियाबिंद आप एजिंग या प्रेसबायोपी आप लेखें, हाँ। पास की नज़र कमज़ोर होना हम्म। 40 के बाद तो आप जी। चेक कराते हैं। हाँ। बट जो मैं पिछले 10 साल अब प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि इन सब कारणों की वजह से हमें ऐसे बहुत मरीज देखने को मिलते हैं जिनको सडन लॉस हुआ। हमने देखा 2 साल कोविड की चपेट में पूरा विश्व आया और हिंदुस्तान उससे कुछ अलग नहीं था। जी। तो ये वायरल इन्फेक्शंस, फीवर, स्पेशली बहुत सारे लोग जिनको एक कान में हियरिंग लॉस हो गया, वो ओह। पता ही नहीं लगा पाते। राइट। उनको लगता है कान में कुछ कॉटन पड़ी है या कुछ हाँ। ब्लॉक हो गया है या हाँ। फ्लाइट की वजह से हुआ है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से हमें मरीज देखने को मिलते हैं जिनमें सडन हियरिंग लॉस हो जाता है और इलाज ना मिलने के बाद वो उस कान से बिल्कुल सुन नहीं पाते। राइट। तो अगर हम बात करें WHO क्राइटेरिया की, हाँ। तो जहाँ तक हम डेली देखते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस में आम आदमी को इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस होती। बट जहाँ ये लॉस मॉडरेट सिवियर की तरफ जाता है और स्पेशली स्पीच फ्रीक्वेंसी रेंज में जाता है हाँ। और मॉडरेट सिवियर से सिवियर कैटेगरी में जाता है, तो कुछ लक्षण जो हमारे श्रोताओं को हेल्प करेंगे कि अगर आपको लगे कि 4-5 लोगों के बीच आप बैठे हैं हाँ। और आपको कंफ्यूजन है कोई क्या बोल रहा है, नंबर 1। ओके। टेलीफोन पे बात करते वक्त आपको बात सुनाई देना बट समझ में ना आना। राइट। हम चीज़ों को संधि विच्छेद नहीं कर पा रहे, यानी कि उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे शब्दों का उच्चारण, ये राइट। लक्षण है। हाँ। घर में टेलीविजन की वॉल्यूम तेज करना हाँ। और रेडियो की आवाज़ तेज करना, ये कुछ लक्षण है कि आपको हियरिंग लॉस स्टार्ट हो चुका है। ओह। जैसा आपने बोला कि लोग हियरिंग एड्स भी, देखिए मैं ये देखता हूँ कि हमारे देश में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी। बट हियरिंग को लेके हम सबसे पीछे हैं, सबसे Correct. पीछे हैं। बिल्कुल। हम जानते हैं हम कम सुन रहे हैं, हाँ। बट हम विशेषज्ञ के पास नहीं जाते, हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, हम्म। हम चश्मे की दुकान पे जाते हैं। एग्जैक्टली। हम चश्मे की दुकान पे जाते हैं क्योंकि चश्मे की दुकान पे बाहर बोर्ड लगा है कि यहाँ पे हियरिंग एड उपलब्ध की है, मशीन मिलती है। हाँ। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज नेवर द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। वाओ। आज की डेट में अगर हम देखें पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ सेंटर्स, ऑडियोलॉजी सेंटर्स देखें तो ये भी एक टी स्टॉल्स की तरह मशरूम कर रहे हैं कंट्री में। एब्सोल्युटली। बट क्या हम चेक करते हैं कि हमारे ऑडियोलॉजिस्ट कितने सक्षम हैं, उनके हाँ। पास सही माध्यम है, सही इंस्ट्रूमेंट्स हैं? क्या एक साउंड प्रूफ रूम है? आज हम इस रूम में बैठे हैं जी। और हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो साउंड प्रूफिंग कितनी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली ऐसी साउंड प्रूफिंग एक ऑडियोलॉजिस्ट को चाहिए ताकि वो एक शांत वातावरण में मरीज की सुनाई की जांच कर पाए। राइट। तो मैं इस बात पे जोर डालूंगा कि आप अगर 50 साल के हो चुके हैं तो अपने आसपास के किसी ईएनटी सर्जन को दिखाएं, और अगर आपको लगता है कि इन 4 लक्षणों में से टीवी की आवाज़ बढ़ाना, रेडियो की आवाज़ बढ़ाना, हाँ। ग्रुप कन्वर्सेशन में तकलीफ होना, बैकग्राउंड नॉइज में ठीक से ना सुन पाना, जी। इनके आपको लक्षण हैं, हाँ। तो आप अपने कानों की जांच कराएं। किसी ऐसे सेंटर में जाएं जहाँ पे एक ऑडियोलॉजिस्ट बेसिक ASLP हाँ। ऑडियोलॉजी हो, हाँ। जो आपके कानों की टेस्टिंग कर पाए। करेक्ट। हो सकता है आपको हियरिंग लॉस अभी माइल्ड हो, बट एक बेसलाइन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चल के अगर आपको कोई नुकसान होता है या कोई आपको बीमारी होती है जी। तो आपको पता हो कि आज से 6 महीने पहले मेरा टेस्ट नॉर्मल था। राइट। जैसे हम साल में खून की जांच कराते हैं, एक अपना बॉडी चेकअप कराते हैं, ऐसे हमें अपना हियरिंग टेस्ट भी कराना चाहिए जो अबव 50 बहुत ही ज़रूरी है। राइट। सो एक बार जांच होने के बाद अगर एक इंसान को पता चलता है कि उसको हियरिंग लॉस है, मान लीजिए मॉडरेट टू सीवियर या सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस में है, तो उस केस में आप एडल्ट्स को हियरिंग एड यूज करने को बोलते हैं या आप सीधा कॉक्लियर इम्प्लांट की भी जानकारी साथ साथ देते हैं?
कि आप उसको मेंटली प्रिपेयर करें कि हो सकता है ये हियरिंग लॉस थोड़ा सा बाद में बढ़े बढ़ जाए। और हियरिंग एड उतने फंक्शनल ना रहे। तो क्या आप काउंसलिंग शुरू से करते हैं? क्या इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताते हैं? और क्या आपके अलावा जो और ईएनटीज हैं हमारे देश में, क्या वो भी इसके बारे में आम जनता को जानकारी दे रहे हैं या नहीं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम मरीज को सक्षम करें नॉलेज के साथ, जी, ताकि उसको ये पता हो कि आज मैं क्या कर रहा हूँ करेक्ट। और अगर मैं ये नहीं फॉलो करूँ तो आगे इसका परिणाम क्या हो। क्या हो? हुँ, जैसा आपने बोला, हमारे पास जो, अगर मैं 100 मरीज बात करूँ, मैं अगर हुँ, एक महीने में 100 अडल्ट पेशेंट देखता हूँ हेयरिंग लॉस के, हुँ, तो उसमें से लगभग 90 टू 95% हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको मॉडरेट टू मॉडरेट सिवियर लॉस होता है। जी, यानी कि लगभग मैं बोलूँगा 50 से 60-70% तक उनकी हेयरिंग कम हो चुकी होती है। जी, और इस हेयरिंग लॉस के साथ उनको हेयरिंग एड से काफ़ी फ़ायदा होता है। वो हुँ, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का हेयरिंग एड लेते हैं, बट मैं हाँ, कहूँगा कि ये एक ऑडियोलॉजिस्ट का फैसला होना चाहिए जी, और हमें उन पे छोड़ देना चाहिए कि कौन सा हेयरिंग एड उनके लिए सक्षम रहेगा, हुँ, डिपेंडिंग अपॉन उनके प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, यानी कि कोई किस प्रकार अपने जीवन में काम कर रहा है। राइट, अगर कोई समय पे हेयरिंग एड यूज़ ना करे तो ये आउटर हेयर सेल्स डैमेज होते जाते हैं जी, और हम ऐसी एक स्थिति पे पहुंच जाते हैं जिसमें 90% के आसपास हियरिंग लॉस हो जाता है, जिसको हम सिवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी बोलते हैं। राइट, अडल्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट खाली एक हियरिंग टेस्ट या ऑडियोग्राम ही नहीं है, हाँ, बट स्पीच ऑडियोमेट्री बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओके, अगर आप देखें तो विदेशों में या वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडिया में भी आप देखें, मैं ऐसे कई मरीज देखता हूँ जिनका जो ऑडियोग्राम है वो कई हुँ, जगह टेस्ट करा के आते हैं हुँ, और वो ऑडियोग्राम में आके मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कॉक्लियर इम्प्लांट कर दीजिए, बट हाँ, हमें तो पूरा 100% लॉस है ही नहीं। राइट, तो एक स्पीच ऑडियोमेट्री, ये हुँ, टेस्ट सब जगह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट इसमें ट्रेन भी नहीं होते हैं। जी, तो एक वर्ड रिकॉग्निशन स्कोर हम टेस्ट करते हैं जी, और एक रूल ऑफ 60 फॉलो किया जाता है अडल्ट्स में कि अगर हम किसी को 100 शब्द बोल रहे हैं हुँ, तो क्या वो 60% शब्द वापस रिपीट कर पा रहा है सुन के, राइट, बिना देखे या हुँ, बिना लिप रीड किए। राइट, ये स्पीच ऑडियोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो अडल्ट्स में करना चाहिए। दूसरा, कई बार आप किसी अडल्ट को हियरिंग एड दें बट उसको उससे गेन नहीं होता। वो गेन जी, इसलिए नहीं होता, जैसा मैंने बताया कि वो हियरिंग एड ध्वनि को ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से फेंक रहा है बट वो ब्रेन तक नहीं लेके नहीं जा ले रहा। जा रहा। और हुँ, यहीं पे ही हमें ये लक्षण दिख हुँ, जाते हैं हुँ, कि हो सकता है कि इस मरीज़ को कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत हो। राइट, तो जो पेशेंट हम मॉडरेट सिवियर टू सिवियर कैटेगरी में जाते हुए देखते हैं, हाँ जी, हम उनको हियरिंग एड ट्रायल देते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप हियरिंग एड ही है। ओके, और हम उन्हें बताते हैं कि आज ये हियरिंग एड आप यूज़ करें। हुँ, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स अगर हियरिंग एड का सही यूज़ करते हैं, जैसे सुबह नहा धो के उठ के पहन लें और रात को सोते वक्त ही उतारें, तो ये हियरिंग स्टेबलाइज हो जाती है। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, जी, अब चश्मे के साथ मेरी विजन 6/6 है, राइट, तो मेरी आँखों की मसल्स को वर्क नहीं करना पड़ रहा है, स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, स्ट्रेन नहीं करना पड़ रहा। करेक्ट, यही हम सुविधा अपने कान को भी देते हैं। जी, तो मैंने देखा है जो हियरिंग लॉस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली डायबिटिक्स में, हुँ, न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स में, जिनको नसों की प्रॉब्लम है, वो हियरिंग एड के साथ इसकी गति बहुत धीरे हो जाती है। राइट, जो कान 2 साल यूज़ होना है, वो 8 से 10 साल समय निकाल सकता है। वाओ! बट उसके लिए भी एक अच्छे हियरिंग एड की ज़रूरत है। तो एक राइट, अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, राइट, जो ये जाँच करके आपको सही हियरिंग एड फिट करो। जहाँ हमें लगता है कि हियरिंग एड से मरीज़ को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, जी, तब हम बात करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। ठीक, तो हम पेशेंट को इस चीज़ के बारे में बता देते हैं हुँ, और शायद इस डर से बहुत सारे मरीज़ हियरिंग एड रेगुलर पहनना शुरू भी कर देते हैं कि हमें अब वेरी गुड, सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर नहीं पहना तो, और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसा कि है, कॉक्लियर इम्प्लांट एसोसिएटेड है गूंगेपन, बहरेपन बचपन से। जी, हमारे बिल्कुल, देश में बड़ों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है नहीं है, और मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो डिफरेंट ऑडियोलॉजी सेंटर्स जाते हैं, हुँ, चश्मे की दुकानों पे जाते हैं और हर बार 2-3 लाख रुपए खर्च करके नए हियरिंग एड्स ले आते हैं। हुँ,
क्योंकि उनको ये चीज़ विश्वास दिलाई जाती है कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है और ये आपको सुनाई ज़रूर देगा, हाँ, क्योंकि वो देने वाले प्रोफेशनल्स नहीं होते, राइट, दे आर जस्ट कमर्शियल बिजनेस रनर्स लाइक हम्म, ऑप्टिशियंस। राइट, और पेशेंट हर बार उनके चकमे में आके पैसे जी, बर्बाद करता है हम्म, और थोड़े टाइम में उन्हें समझ में आता है कि ये हेयरिंग तो 90% हम खो चुके हैं, हो चुके हैं, तो कोई हेयरिंग एड इस हेयरिंग को वापस ला नहीं सकता। राइट, तब कॉकलर इम्प्लांट ही एक सही माध्यम है जिससे सुनाई को वापस नॉर्मल किया जा सकता है। राइट। सो डॉक्टर मृग, हमने अगर वर्ल्ड वाइड डेटा चेक करें एडल्ट रेसिपिएंट्स का जो कॉक्लियर इम्प्लांट यूजर्स हैं, तो ये जानने में आता है कि वेस्ट में ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एडल्ट रेसिपिएंट्स की है, यानी कि वेस्ट साइड में एडल्ट्स में कॉक्लियर इम्प्लांट ज़्यादा पॉपुलर है, नंबर ऑफ यूजर्स आर मोर देन छोटा बच्चा, देन तो एज कंपेयर टू इंडिया। एज कंपेयर टू इंडिया। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में अभी भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कॉक्लियर इम्प्लांट अच्छे से होता है, जानकारी है, लेकिन एडल्ट्स में अभी भी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्यों नहीं इस टेक्नोलॉजी को अभी भी एक्सेप्ट किया जा रहा? क्या कारण है कि लोग अभी भी इसके बारे में इतना स्केप्टिकल हैं कि नहीं, हमें नहीं, हियरिंग एड से काम चला लेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कहूँगा ये मानसिकता है, ये आपकी सोच है। जी, अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, इनफैक्ट हम चाइना को भी ओवरटेक कर चुके हैं। यस, ऐसा नहीं है कि इंडिया में डेफ अडल्ट्स नहीं है। हम्म, इट इज़, ये सिंपल है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिलीव ही नहीं करते। राइट, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमसे खुद से ही शुरू होती है कि हम सारा जीवन लगा देते हैं पढ़ाई करने में, बच्चे पैदा करने में, उनको बड़ा करने में, हम्म, और जब हम अपनी खुद सुनाई की शक्ति खो देते हैं तो हम अपने पे ही पैसा नहीं खर्चते हैं। हम राइट, फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, हाँ, हम वो पैसा देते हैं अपने बच्चों के लिए। जी, ये मानसिकता है, वही फ़र्क है इंडिया में, या मैं कहूँगा एशियन कंट्रीज़ में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। राइट, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक 80 साल का युवक भी हाँ, 100% नॉर्मल सुनना चाहता है, चाहे उसके जीवन के 10 दिन ही बचे। वाओ, और इंडिया में आप बहुत सारे मरीज आके कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब अब तो हमारा 70 साल के हो गए, अब हाँ, काहे ऑपरेशन कराएं, अब हाँ, काहे हम 10 लाख रुपए अपने पे खर्चें, करेक्ट, अब जिंदा भी पता नहीं कितना रहना है, 2 साल रहेंगे या 3 साल रहेंगे, हाँ, बच्चा लोग को एफडी दे देंगे, वो बच्चा हाँ, लोग को आगे पढ़ाई कराएंगे। राइट, तो मैं कहूँगा ये मानसिकता है, हाँ, क्योंकि हमें शुरू से यही समझाया गया है कि पैसा बचाइए, पैसा बचाइए, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे यहाँ फोकस है ही है नहीं। ही नहीं, दूसरी बात, आपने सही कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अडल्ट पॉपुलेशन मेजर इम्प्लांटी रिसीविंग है। यस, उसका फ़र्क ये है कि हमारे कंट्री में कुछ कम्युनिटीज़ में इंटरपर्सनल मैरिजेस होती हैं, फैमिली में मैरिजेस होती हैं, कंसैंग्यूनियस मैरिजेस हम बोलते हैं, जी, रिश्तेदारी में, जी, जिसकी वजह से ये रिसेसिव जीन्स डोमिनेंट हो जाते हैं हाँ, और ये ज़्यादा पाया जाता है इन पॉपुलेशन में। राइट, अगर आप देखें वर्ल्ड का, अगर आप संधि विच्छेद करें तो मैं कहूँगा आप इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सेंट्रल एशिया, हम तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, अलमाटी, इन सब कंट्रीज से देखें, हम बहुत बच्चे इन कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक स्पेशल कम्युनिटी में ही डेफनेस पाई जाती है। और ओके, अगर आप बात करें यूरोप की, अमेरिका की, लंदन की, हाँ, यहाँ पे आपको इतना देखने को नहीं मिलता। राइट, वहाँ पे जेरेट्रिक पॉपुलेशन इसलिए इम्प्लांट कराती है क्योंकि उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। देखो, राइट, हियरिंग लॉस एक प्रेस बायोपिया की तरह, प्रेस बाइक्यूसिस एक जी, फिजियोलॉजिकल लॉस है। आपको भी होगा, मेरे को भी होगा। जी, वो डिपेंड करता है कि 65 पे होगा, 70 पे होगा, 60 पे होगा। सर एक बार ऑडियंस को बताएंगे प्रेस बायोक्यूसिस होता क्या है? एक फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस है। जैसे हम जवानी में हमारे शरीर की खाल टाइट रहती है, बुढ़ापे में लचक जाती है, सफ़ेद बालों का सफ़ेद होना, घुटनों का कमज़ोर होना, हाँ, आपकी मसल वीकनेस होना, आँखों की नज़र कमज़ोर होना, हम्म, नर्व्स वीक होना, जी, जैसे पूरा शरीर एज करता है वैसे ही शरीर में सुनाई की नस यानी कि कॉक्लिया भी एज करता है, जिसको हम प्रेस बाइक्यूसिस बोलते हैं। ओके, और ये डिपेंड करता है, मैं कहूँगा आज से 25 साल से मैं ईएनटी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमें ये मिलता था 65-70 साल में, जी, आजकल मिलता है 35, 40, 45 ओ गॉड, में। जैसा हमने बात किया ध्वनि प्रदूषण, हाँ, फ़ोन यूज़ है, डिस्को,
पुअर डाइट, Headphones, स्ट्रेस, एंजाइटी, लोगों के पास 2-2 3-3 फोन्स हैं आजकल। जी तो ये सब जो है इम्पैक्ट करता है आपके हेयर सेल्स को, उनकी सुनने की क्षमता को। लोग 2-2 घंटे एयरपॉड्स या कान में बड़े हेडफोन्स लगा के, आप देखिएगा एयरपोर्ट पे लोग 2-2 घंटे सुनते रहते हैं। ये सब कंट्रीब्यूट करता है आपके हियरिंग लॉस को, हाँ, और हम बॉदर नहीं करते हैं। इसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग, पेन किलर्स का सेवन। अच्छा जिसको थोड़ा सा हेडेक है उसने एक पेन किलर खा लिया है। करेक्ट ये पेन किलर जो हैं ये भी आपके हेयर सेल्स को डैमेज करते हैं। अच्छा तो कहीं ना कहीं आपका आपका भोजन, हम्म, आपका स्वास्थ्य, हम्म, आपके शहर में रहते हैं, आप योगा एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, हम्म, आप गलत चीज़ों का सेवन तो नहीं करते, हाँ ये भी आपके हेयरिंग के लिए एक न्यूट्रिशन के रूप में काम करता है। राइट तो इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी करेक्ट। डॉक्टर मृग, अगर हम बात करते हैं कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की और कॉकलियर इम्प्लांट के कॉस्ट की, थोड़ा सा मैं उस विषय पे चर्चा करना चाहूँगी जी। कि जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल, हम यहाँ इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये कॉकलियर इम्प्लांट इतना महंगा है एज अ डिवाइस, उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर, कुल मिलाकर किसी को भी लगता है कि इतना कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जी। इस कारण से, और कोई मेडिक्लेम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, और इसमें कोई लोन वगैरह भी नहीं मिलता, तो क्या इन सुविधाओं के ना होने से भी एक कारण है कि लोग कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी को लेटर स्टेजेस में अवॉइड करते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि अगर मैं बात करूं सन 1993-94 जब हिंदुस्तान में इम्प्लांट होने स्टार्ट हुए, जी तो मुझे याद है 15-16 लाख रुपए का इम्प्लांट होता था। आप तो यस आपको ये आंकड़े मालूम होंगे। जी आज अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में हमारी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा मुहिम चला रखा है, जिसकी वजह से इम्प्लांट बच्चों में तो फ्री प्रोवाइड किया जाता है। जी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में हाँ जो उनके राज्य सरकार है वो मुहिम कराती हैं ये इम्प्लांट, और बहुत सारे चिकित्सालयों में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में इम्प्लांट किया जाता है। मैं ही महीने में करीबन 5 से 7 इम्प्लांट रेगुलर करता हूँ। लेकिन ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये है बात है पीडियाट्रिक की। है ना? अभी हमारे देश में जैसा आपने बोला कि कोई इंश्योरेंस नहीं है, हालांकि 1-2 इंश्योरेंस हैं जो मैं जानता हूँ जिसके थ्रू हमने कुछ लोगों का इम्प्लांट किया है। बट जी अडल्ट पॉपुलेशन में सबसे बड़ी जो बाधा है जी वो ये है कि कोई सरकार से आपको सुविधा उपलब्ध नहीं है, हाँ और कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट नहीं करती। जी इसके अलावा अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चना चाहती जो अडल्ट पॉपुलेशन है, राइट और वो इस चीज़ की जो ग्रेविटी है, जो इसका एक मूल है कि हम सुनाई लूज कर रहे हैं, हाँ उसको नहीं समझना चाहते। राइट पर मैं कहूँगा कि हमारे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो जो लोग ये बात समझते हैं कि अगर आवाज़ ही नहीं रही हाँ तो जीवन समाप्त है, बिल्कुल आप लोगों से मिल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। हाँ पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। हम आपके इस शो से, हम इस माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये कॉकलियर इम्प्लांट सिर्फ जन्मजात से गूंगे बहरे बच्चों के लिए ही नहीं है, जी बाकी उन उस पूरी वर्ग के लिए है जो पैदा तो नॉर्मल हुए जी बट किसी कारणवश अपनी सुनाई की शक्ति खो चुके हैं, राइट और उसको वापस पाने के लिए अब हेयरिंग एड्स भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, जी तो उन्हें कॉकलियर इम्प्लांट का लाभ उठाना चाहिए। लगभग बेसिक इम्प्लांट अगर आप माने तो जी ऑपरेशन में टोटल खर्चा करीबन 7.5 से 8 लाख रुपए है। जी अडल्ट पॉपुलेशन में सबसे बड़ी जो फायदा है कि इनकी स्पीच डेवलप्ड होती है, हाँ इनकी आवाज़, इनकी ध्वनि डेवलप्ड होती है, जी और इनमें अगर डेप्रीवेशन ऑफ डेफनेस यानी कि बहुत साल बीते नहीं हैं जब से ये पूरी सुनाई की शक्ति खोए हैं, हाँ तो ऑडिटरी ट्रेनिंग यानी कि जो एवीटी है जो आप हाँ कराती हैं, जी वो भी लगभग मैं कहूँगा 1 से 1.5 महीने का समय ही लगता है, करेक्ट जिसमें उनको मशीन द्वारा सुनने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस कराई जाती है, फोकस करवाना पड़ता है फोकस कराना पड़ता है। और हाँ क्योंकि मोस्ट ऑफ देम अडल्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो जी बहुत जल्दी इसको समझ जाते हैं समझ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक जो सबसे बड़ा चैलेंज कॉकलियर इम्प्लांट में आप जानती हैं, आप इससे रोज जूझती हैं, मैं भी देखता हूँ, वो है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का। हाँ वो एक अडल्ट में काफ़ी हद तक हम उससे निजात पा चुके हैं क्योंकि स्पीच डेवलप्ड है। करेक्ट तो आप इम्प्लांट का खर्चा और ऑपरेशन का खर्चा जो बिल्कुल सेफ है, 1 डे स्टे के साथ, एक नॉर्मल ईयर सर्जरी है जैसे मैस्टोडेक्टमी है, राइट पेशेंट 1 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और आजकल तो हम
इन पेशेंट्स में बायलैटरल यानी कि साइमल्टेनियस बायलैटरल ही करते हैं, क्योंकि अगर आपकी दोनों कान की शक्ति जा चुकी है तो हम पेशेंट को जागरूक करते हैं कि भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं तो दोनों का इकट्ठे ही ऑपरेशन कराएं, बिल्कुल, जिससे एक कान आगे और दूसरा पीछे ना रह जाए, राइट। दोनों साथ में चलें। और उससे उनको बाइनॉरल हियरिंग यानी कि सब जगह सराउंड सिस्टम की हम जब बात करते हैं स्पीकर्स की, तो मैं कहता हूँ ये सराउंड हियरिंग है कि आपको सारी दिशाओं से जी 360 डिग्री आपको सुनाई देना चाहिए, और इसलिए बायलैटरल इम्प्लांट करने में काफ़ी फायदा रहता है। सर, इस सर्जरी के कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं, स्पेशली अगर एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में जैसे आपने बोला एजिंग प्रोसेस, बहुत सारे होल बॉडी का ही एजिंग प्रोसेस होता है, तो क्या इस सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट्स या रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट आज की डेट में 9 महीने के बच्चे में ऑपरेट किया जाता है। जी, तो एक 9 महीने का बच्चे, आप ये मान के चलिए उसका वेट ही कितना होता है। करेक्ट। उसको हम कंपेयर करें एक अडल्ट पॉपुलेशन से, काफ़ी सेफ सर्जरी है। जी, कोई भी ईएनटी सर्जन जो रेगुलर ईयर प्रोसीजर्स ऑटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कान का ऑपरेशन नियमित तौर पे कर रहे हैं, तो उसमें ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, एक अच्छा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, एक अच्छा साफ सुथरा ऑपरेशन थिएटर चाहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और अगर आपकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है कॉक्लियर इम्प्लांट में, तो ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर है। ओके, और जैसे बाकी नॉर्मल ईयर सर्जरीज होती हैं, ऐसे ही ये कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, और इसमें जनरली रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो बहुत ओल्ड एज है, जी, जैसे एक फिजिक्स के प्रोफेसर मैंने ऑपरेट किए कुछ साल पहले, वो लगभग 80 साल के थे, जी, और क्योंकि वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे तो उन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट कराया व्हेन ही वाज 80 इयर्स ऑफ एज। वाओ, डिमेंशिया और एल्जाइमर्स, मैं ये 2 चीज़ अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हियरिंग लॉस इज एसोसिएटेड विद डिमेंशिया। अच्छा, इट हैज़ बीन सीन, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल, लिटरेचर अवेलेबल, कि डिमेंशिया प्रोग्रेसेस 2 to 3 टाइम्स फास्टर इफ यू हैव हियरिंग लॉस। अच्छा, जी, दैट्स अ न्यू ये इन्फॉर्मेशन। बहुत आर्टिकल्स हैं अगर आप देखें तो इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो अच्छा, ओल्ड एज में तभी हियरिंग एड का यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमेंशिया भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ओ, दूसरी चीज़, इसमें डेक्सटेरिटी इशू आता है। जैसे Right. हम प्रोसेसर लगाते हैं और उसकी बैटरीज आजकल तो रिचार्जेबल बैटरीज हैं, जी, तो अगर किसी को पार्किंसंस है या ट्रेमर्स की प्रॉब्लम है या किसी को मांसपेशियों की दिक्कत है, जी, उसमें थोड़ा चैलेंज आता है, तो मैं कहूँगा कि आप उस स्टेज तक ना पहुँचें जी, और इसको करीबन उससे पहले करा लें। बट अगर आपको डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स की है, तो आपको एक फैमिली में एक किसी की सहयोग की ज़रूरत ही पड़ सकती है, राइट, बट ये बिल्कुल सेफ है। ओके, बैटरीज जनरली 5 से 6 दिन 10 दिन आराम से लास्ट करती हैं, और आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करेक्ट, किया जा सकता है। जी, आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाँ, टीवी में सुनने की ज़रूरत नहीं है, सब ब्लूटूथ कुछ कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग के साथ आपके प्रोसेसर पे स्ट्रीम हो जाता है। जी, आप विदेश में आप फेस टाइम कर सकती हैं, यूट्यूब पे गाने सुन सकती हैं, राइट, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा अस्पताल चुनिए, एक अच्छा ईएनटी सर्जन चुनिए जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जी, और बच्चों के मुकाबले अडल्ट्स में ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर मृग, मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो ना मैं आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि डॉक्टर्स जो है ना वो भगवान का राइट हैंड होते हैं, और जब सर्जन की बात आ जाती है ना, तो मुझे लगता है जब भगवान का मन किया ना कि मैंने राइट हैंड तो बना लिया, अब इसको मैंने आर्टिस्टिक हैंड बनाना है, तो मुझे सर्जरी जो है ना वो एक बहुत अच्छी आर्ट फॉर्म लगती है, जो कि आप जैसे डॉक्टर्स एक ह्यूमन बॉडी पर करते हैं। सो जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन आई वुड से कि सर्जरी करते समय कैसा स्टेट ऑफ माइंड होता है? आप अपने आप को कैसे काम रखते हैं? और सर्जरी के अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा हुँ, कि अगर भगवान ने राइट हैंड सर्जन को बनाया तो लेफ्ट हैंड एक ऑडियोलॉजिस्ट और एवीटी को बनाया, हुँ। क्योंकि ये एक टीम ताली वर्क, 2 हाथ से बजती है, ये एक टीम वर्क है। राइट, तो मैं कहूँगा अपने श्रोताओं को, अगर कोई भी इम्प्लांट प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता है, जी, तो वो ताली 2 हाथ से बजाए। जी, आपके पास एक सर्जन होना चाहिए, एक अच्छी डेडिकेटेड टीम ऑडियोलॉजिस्ट और एवीटी थेरेपिस्ट की होनी चाहिए। राइट, बड़े कम सर्टिफाइड एवीटी थेरेपिस्ट हैं हमारे हुँ, देश में। हुँ, बहुत लोग स्पेशल एजुकेटर्स हैं,
वो करते हैं, सब लोग करते हैं, बट मैं कहता हूँ एक ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है हमारे देश में। जी हम पॉपुलेशन ट्रीट कर रहे हैं 1.3 बिलियन, जी हम जूझ रहे हैं हेयरिंग लॉस, करीबन आप ये मान के चलिए कि करीबन टिप ऑफ आइसबर्ग भी मान के चलूँ तो 1000 में से 4 बच्चे डेफ हाँ पैदा हो रहे हैं। यस और मैं आपको बताऊं, इस बढ़ती पीढ़ी के साथ जिन्होंने शादियां बंद कर दी हैं अब और बच्चे हाँ पैदा करना बंद कर दिए हैं अब, हाँ हमारी वृद्ध अवस्था की आयु अब बढ़ती जा रही है, वो जो लोड है वर्ल्ड में बढ़ता जाएगा। करेक्ट तो ये अडल्ट हेयरिंग लॉस तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये इतनी तेजी से बढ़ेगा कि हम सब लोग मिलके भी इसको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काम करने वाले तो कम लोग ही हैं माय गॉड और पॉपुलेशन में ये डेफनेस एक्सप्लोजन होने वाला है। तो इस बहुत ही बिजी शेड्यूल में मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, और मैं जब भी काम करता हूँ तो मेरे साथ मेरे पुराने बिसरे गीत जरूर चलते हैं। अरे वाह 1960s से लेके 70s और 80s, हाँ आई एम अ बॉलीवुड एनसाइक्लोपीडिया। अच्छा आई लव टू हियर ओल्ड सॉन्ग्स, ओके और मुझे लगता है जब तक ये गाने चलते रहते हैं मेरा हाथ चलता रहता है। वाओ तो आई फील वेरी काम, वेरी हाँ इजी टू वर्क। हाँ और इसके अलावा इनके बारे में पढ़ना, बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक के बारे में मुझे बहुत शौक है, राइट ट्रैवल का बहुत शौक है, अच्छा अच्छा खाना बहुत शौक है, और एक्सरसाइज, जिम। राइट मेरी एक रोज़ दिनचर्या शुरुआत ही सुबह जिम ट्रेनिंग से होती है। मुझे लगता है वो एक टोन सेट करती है, बिकॉज मैं हफ्ते में 5 दिन सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। राइट सो आई एम एब्सोल्युटली फिट, आई कैन ऑपरेट 18 आवर्स अ डे, देयर इज़ नो वाओ प्रॉब्लम। और मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ों के सहयोग से, और इन बच्चों को देख के और अडल्ट्स को देख के, जो इम्प्लांटीज हैं, जो ये नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ हाँ में काम कर रहे हैं, हाँ आई थिंक इनसे ही ऊर्जा मिल जाती है मुझे। तो मुझे और कुछ वाओ करना ही नहीं पड़ता। वाओ what a positive note to end the conversation थैंक यू सो मच। thank you Dr. Mig थैंक यू। आई थिंक आज के एपिसोड में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली कि स्पेशली यंग एडल्ट्स के लिए एक अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर मृग ने कि प्लीज़ अपना ध्यान अभी से रखें, क्योंकि जिस तरह का नॉइज़ पोल्यूशन हमारे चारों तरफ है उसके अकॉर्डिंग वो दिन दूर नहीं कि जब हियरिंग लॉस एक कॉमन, जैसे हमारी आंखें कमज़ोर, हर दूसरे इंसान को चश्मा दिख रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि हर दूसरे इंसान को हियरिंग एड देख लगाना पड़े। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विद दैट नोट, हैव अ हैप्पी लाइफ, हैव अ सेफ लाइफ। अब हम मिलते हैं मिस्टर महेश जी से, जो कि एक बायलैटरल कॉक्लियर इम्प्लांटी हैं। नमस्कार महेश नमस्कार जी। जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। महेश जी, आप एक बहुत बिजी लाइफस्टाइल है आपका एज अ पॉलिटिशियन, तो थोड़ा सा अपना पहले दिनचर्या के बारे में बताइए कि आपका दिन कैसे शुरू होता है, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है। ये सुबह जल्दी उठ के मेरी दिनचर्या शुरू होती है। जी सुबह जल्दी उठ के थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, मॉर्निंग वॉक पे, तो वहीं लोगों से मिलना-जुलना शुरू हो जाता है। जी उसके बाद लगभग 9 बजे तक नहा धो के तैयार हो के 9 बजे तक ऑफिस। तो जी ऑफिस में लोग आ जाते हैं, पॉलिटिकल ऑफिस है। जी सोशल जो है, सोशल कामों से जुड़ा हुआ अपना जो लाइफ है पूरी समाज सेवा में ही जाती है, आप ये समझो। करेक्ट। तो उसी हिसाब से जैसे लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं, फिर दिन में अपना बिजनेस, जो बिजनेस है वो भी करना जरूरी है, तो दिन में अपना काम देखते हैं। जी बाकी लाइफ शुरू होती है सुबह लोगों से मिलने से ही। सोशल लाइफ जैसे होती है, किसी कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो उनसे बात करते हैं। तो इसका मतलब आप दिन में बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको सुनना, समझना और उनको अप्रोप्रिएट जवाब देना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत ज़रूरी होता है जी, और बहुत लोगों से मिलना होता है। जी और बहुत लोग, चारों तरफ लोग बैठे हैं, सब सब अपनी अपनी बात रखते हैं, तो उसके लिए और ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। करेक्ट। तो महेश जी, आपने दोनों साइड कॉक्लियर इम्प्लांट का सर्जरी करवाया हुआ है, जी तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगी जी। कि अ, ये सुनने की समस्या आपकी कितने उम्र में शुरू हुई, और क्या आपने कॉक्लियर इम्प्लांट एकदम डिसाइड किया था या उससे पहले कुछ समय पहले
हियरिंग एड यूज किया, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था कि आपको डिसीजन लेना कि मुझे कॉकलियर इम्प्लांट चाहिए, कैसे डिसाइड किया? ये मुझे सुनने में जो प्रॉब्लम है वो लगभग 30 साल से ज़्यादा ही हो गए। जी। 30 साल से प्रॉब्लम थी, और उस टाइम मुझे थोड़ा सा हमारा जो लोक संगीत होता है गाँवों में, जो देहात में जो होता है, जी। रागनी, होली, इस तरह के लोक संगीत, हम्म। उसमें मुझे गाने वाने का शौक था। अच्छा। तो मैं वो करता था। अब उसकी वजह से हुआ है, पता नहीं किसी और वजह से हुआ है, तो वो धीरे 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 करके मुझे जैसे सुनना कम होता गया, तो लगभग 30 साल पहले, जी। 25 से 30 साल हो गए पूरे, तो मैंने जब इसका पहली बार टेस्ट कराया था, तो मुझे पहली डायग्नोसिस में ये आया था कि इसमें जो आपकी जो नस है कान की, जी। जो कान से दिमाग को जाती है, जो कान से दिमाग को आवाज़ पहुंचाती है, जी। वो आपकी धीरे 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 करके सूखती जा रही है, तो उसकी वजह से आपको ये दिक्कत है। जी। और इसका एकमात्र इलाज है हियरिंग एड लगाना, ठीक। मशीन। ठीक। तो शुरू में मैंने वो छोटी मशीन लगाई थी, जो छोटी मशीन आती है कान के अंदर लगती है। हाँ जी। काफ़ी दिन उससे चला, बहुत अच्छा चला, चलता रहा, उसका पता भी नहीं चलता था कान के अंदर लगी होती थी। हाँ, तो ये दोनों कानों में आपने दोनों लगाई? कानों में लगवाई थी मैंने शुरू से ही। ठीक है। उसके बाद फिर धीरे 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 5 6 साल 7 साल उसने काम किया, तो धीरे हम्म। धीरे फिर काम करना उसने हम्म। कम कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने कान के पीछे जो मशीन होती है, जी। वो उससे थोड़ी ज़्यादा पावर की होती है, हाँ जी। वो भी मैंने 2 3 चेंज कर करके लगाई। जी। लास्ट मैंने 2009-10 में एक मशीन आती थी, कोई कंपनी का नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो उस टाइम भी 5 वो 5.5 लाख की 2 मशीनें थी दोनों कानों में। अच्छा। तो वो फिर मैंने वो लगवाई 2009 या 10 में, जी। तो उससे ठीक हो गया। हम्म। उस टाइम तक जो मेरी सुनने की जो क्षमता थी वो उतनी ख़त्म नहीं हुई थी। जी। जैसी फिर धीरे धीरे उसके बाद कुछ दिन वो ठीक चला, हाँ जी। 4 5 साल ठीक चला उसने, 4 5 साल उसी से चलता रहा, सेल बदलता था, चलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद फिर धीरे 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 वही फिर प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। अच्छा। तो वो 2015 आते आते, 2015 और 2016 आते आते, तो बिल्कुल हम, उससे जैसे बिल्कुल। इलेक्शन था उस टाइम पे, हाँ जी। तो इलेक्शन लड़े थे दिल्ली में कॉरपोरेशन का। इलेक्शन अच्छा। तो हम खैर जीत गए थे, अच्छा। लेकिन इस कान से आप समझो एक तरह से हार गए थे बिल्कुल 100%। अच्छा। उस मशीन को लगाने के बाद भी आप जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं था हम बात कर पाते। अच्छा। वो भी एक बात कम से कम 2 3 बार आपको बोलनी पड़े, रिपीट करनी पड़ेगी। हाँ जी। घर में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बच्चों से बात नहीं कर पाते, मिसेज हाँ। से बात नहीं कर हाँ। पाते, हाँ। और बाहर तो इतने लोगों से बात करना बहुत मुश्किल था ही। जी। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इसमें इम्प्लांट हो सकता है। हाँ जी। तो मुझे तो इम्प्लांट का मतलब भी नहीं पता था कैसे होगा क्या होगा, तो एक जिन्होंने मुझे वो पहले मशीन लगाई थी, हाँ जी। उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि जी अब इसका इलाज, जो आपने मशीन लगा रखी है बाहर की मशीन जो है, हाँ जी। ये सबसे स्ट्रांग है, इससे ज़्यादा आप बाहर की मशीन काम नहीं करेगी। अब आपको इसमें इम्प्लांट कराना पड़ेगा। जी। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया, डॉक्टर सुमित मिरिक का नाम, हाँ जी। कि मैक्स में बैठते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ईएनटी के। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने जी। देख के सारे टेस्ट करे, हाँ। हियरिंग के जो टेस्ट होते हैं कि कितना करेक्ट। सुनाई देता है, मुझे जी। तो उस टाइम टोटल लॉस था लगभग। करेक्ट। एक कान में थोड़ा ठीक था लेफ्ट में उस टाइम, राइट कान में ज़्यादा ज़्यादा हियरिंग ज़्यादा लॉस था। था। डॉक्टर साहब ने तुरंत ये फैसला लिया कि जितनी जल्दी हो सके आप इसमें इम्प्लांट करा लो। जी। तो उस टाइम डॉक्टर साहब ने मेरी मदद भी की थी। मेडिक्लेम हालांकि होता नहीं था ऐसी स्थिति में, अच्छा। तो मेडिक्लेम से मेरा हॉस्पिटल का खर्चा निकल, तो डॉक्टर साहब ने करा दिया था। जी। और उसके बाद उस टाइम भी मशीन काफ़ी कॉस्टली थी, हुँ। लेकिन मैंने अच्छी मशीन लगाई थी, Q90 वगैरह कुछ नाम हाँ जी। इस तरह हाँ के जी। तो होते थे उसमें। जी। तो ये मैंने 3 जून 16 को 2016 में, 2016 में आपका फर्स्ट कॉकलियर 3 इम्प्लांट जून हुआ। फर्स्ट कॉकलियर प्लांट हुआ था, 3 जून 2016 को, राइट साइड का। तो उस समय आपको यूजुअली जो आम जनता है ना, वो सर्जरी के नाम से डर जाती सर्जरी के नाम से है डर ना? जाती है जी।
क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि बच्चे तो जानते नहीं है, तो उनके साथ एक अलग मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन बड़ों को जब खुद को पता चलता है कि मेरी सर्जरी होने वाली है, तो तब आपके मन में कुछ डर था कि नहीं, ये तो मैं गॉड गिफ्टेड है जी मुझे, कि मुझे डर तो लगता ही नहीं है किसी चीज से भी। अच्छा और उस टाइम भी एक आर्टिकल छपा था जब मेरा 2016 में ऑपरेशन हुआ था कि जी 120 किलो के व्यक्ति की, 120 किलो वेट के हाँ आदमी की सर्जरी हुई है मैक्स हॉस्पिटल में। अच्छा हाँ, तो वो एक आर्टिकल भी छपा था मेरे अच्छा फोटो के साथ। अच्छा तो उस टाइम भी यही बॉडी थी, हाँ ऐसे ही जी था उस टाइम भी, इतना ही वेट था। जी तो लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई ऑपरेशन से, अच्छा और इतने अच्छे से हुआ था ऑपरेशन। तो जी हालांकि जब ऑपरेशन हो गया था हाँ तो डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी कि यार क्या खाते हो आप, कैसी चमड़ी है। तो हाँ आमतौर पे बताया था उन्होंने कि आमतौर पे जो है ना, इसमें हम्म इसको चिपकाने के लिए चुंबक जो हैं, हाँ मैग्नेट लगती है मैग्नेट जो लगती हैं वो हाँ 2 या 3 लगती हैं मैक्सिमम। हम्म तो मेरी ये चमड़ी इतनी मोटी थी कि 2-3 से कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो हाँ बेहोश हाँ था। हाँ डॉक्टर साहब अच्छा ने बाद में बताया कि 2-3 से कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इतनी देर खुला रखा, फिर और मैग्नेट लगाई तो 5 लगी हुई हैं मुझे। 5 नंबर पे आपका हाँ, फिर हाँ वो लगाई तब वो ओ काम शुरू किया। अच्छा उसके बाद 3 जून को ऑपरेट करके डॉक्टर साहब ने, हम्म, और मुझे पट्टी-वट्टी बाँध के घर भेज दिया। अगले दिन छुट्टी भी होगी, कोई दिक्कत भी नहीं थी। ठीक अच्छे से ऑपरेशन हुआ, कोई इस तरह की बात भी नहीं थी। तो 20 जून को मुझे 15-17 दिन बाद डॉक्टर हाँ साहब ने बुला के, जब दवाई-ववाई जो ये थोड़ा-सा हील हो ठीक, गया सब कुछ हाँ ठीक हो गया, हाँ तो बोले जी आज आपको हम मशीन लगाएँगे। बाहर का तो प्रोसेसर हाँ, लगाएंगे तो मैं हॉस्पिटल में बुलाया। हाँ जैसे ही मुझे उन्होंने ये इम्प्लांट किया, ये स्विच ऑन हाँ, किया लगा स्विच हाँ ऑन किया, ये लगाते ही तो एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ें आई, सिर्फ़ आवाज़ें, उसमें कुछ कोई मैं ये जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहा था कि क्या आवाज़ है ये। बहुत ज़ोर से, ओ मैंने कहा डॉक्टर साहब गए पैसे पानी में। और ऊपर से एक ऑपरेशन का और दाग लग गया, और पैसे तो गए गए डॉक्टर साहब। क्या हाँ नहीं, नहीं इसमें ऐसा होता है। डॉक्टर साहब ने मुझे जो बताया हाँ कि इसको शुरू करने के बाद हम्म क्लास लगानी पड़ती है। हाँ किसी को 1 हफ्ता लगता है, किसी को 1 महीना लग जाए, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं। जी तो उस वो क्लास में हम उसको सिखाते हैं कि आपको सुनने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। अच्छा लेकिन आपको क्या लग रहा है? मैंने कहा जी मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ हाँ चीज़ हाँ समझ नहीं आ रही। उस समय बात जो कर पा रहा था डॉक्टर जी साहब से, इसलिए जी कि मैंने इस कान में वही मशीन हियरिंग एड लगाई, लगाया हुआ था हाँ, जो पुरानी लेफ्ट वाली। साइड में ये लेफ्ट साइड काम कर रहा था उस टाइम उसी उससे। तो करेक्ट मैं उसकी वजह से बात भी कर पा रहा था। ठीक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लगाने के बाद क्या करो, एक बार पार्किंग का चक्कर लगा के आओ हाँ हॉस्पिटल के बाहर। हाँ ठीक, 25 मिनट आधे घंटे बाद हम्म मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आदमी को दूसरा जन्म होता है, एकदम से वाओ आवाजें, पक्षियों की आवाजें, हॉर्न की हम्म आवाजें जो मुझे सुने मुद्दत हो गई थी। इतना वाओ ज्यादा लॉस था मुझे कि अच्छा मैं सिर्फ मतलब की बात भी उतनी, जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम्म तो आप जोर से बोलोगे तो मैं उस चीज को कुछ तो सुन के, हाँ और कुछ आपके लिप बोलने के रीडिंग से हिप्स से, हाँ हाँ आपके लिप्स जैसे चल रहे हैं, मैं लिप्स से वो करता था, अंदाजा करेक्ट लगाता था हाँ कि कि आप क्या क्या बोल बोल रहे हो। रहे हैं हाँ तो उससे ही मेरा काम चल रहा था। हाँ और वहाँ एकदम से जैसी आवाजें इतनी आई, तो मैंने कि भाई लग रहा है कामयाब पापा। डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब मुझे तो इस तरह सुन रहा है, क्या हाँ मुबारक हो, फिर तो काम हो गया। तो मैं ठीक आधे घंटे, मुझे किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ी, जी मुझे किसी से इस तरह की कुछ भी बैठ के बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं नेक्स्ट डे अपनी रूटीन में आ गया। ये तो आप ना एक मैजिकल मोमेंट की बात कर रहे हो मैजिकली था ये जी। कि जब स्विच ऑन हुआ तो आप घबरा गए हाँ, बहुत बुरी तरह घबरा गया। मैं सोचा पैसे तो गए ही गए, एक ऑपरेशन और हो गया। और हो गया जी। और लगभग जब आप चक्कर काट के आधे घंटे में वापस आए तो आपने बोला आज मैंने पक्षियों की आवाजें पक्षियों सुनी की आवाज़ सुनी थी ये मैंने। बहुत ही सॉफ्टर साउंड होती है हुँ, महेश जी हुँ, कि इसके लिए बिल्कुल नियर नॉर्मल हियरिंग जब हो जाती है हुँ, ना तब हुँ। हम ऐसी सॉफ्ट आवाजें सुन पाते हैं तो मतलब बड़ा स्थिति इमोशनल मोमेंट हो गया होगा आपके लिए उससे पहले ऐसी स्थिति हो गई थी कि बच्चे भी कोई ज़रूरी काम हो, या मेरी मिसेज़ भी, तो वो हम्म बात करने से कतराने लगे थे कि सुनाई तो दे। बोल के क्या इस तरह की हाँ स्थिति पैदा हो गई थी। करेक्ट लेकिन उसको होने के हाँ बाद फिर जैसे ही ये हुआ,
तो मुझे तो एक कान में ये वो हियरिंग एड काम कर रही थी जी। और एक ये होती, तो मुझे तो लगा पता नहीं क्या मिल गया। वाओ। तो बहुत बहुत अच्छे से फिर चलता रहा। हम्म। उसके बाद मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे दूसरे में कराना चाहिए, लेकिन धीरे 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 इसमें कम हो रही थी। और अगर ये मशीन मैं हटा देता हूँ जी। तो उससे फिर बिल्कुल सुनना बंद हो गया था। तो हियरिंग एड का लेफ्ट साइड मतलब भी, बिल्कुल हाँ लेफ्ट सुनना साइड भी, मतलब धीरे 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 लॉस जो था वो और भी हियरिंग बढ़ गया लॉस लेफ्ट बढ़ता जा साइड रहा में। था, वो बढ़ता जा रहा था। स्कीम के तहत मेरा इम्प्लांट कराया कि आपकी ये जो पुरानी मशीन है, हाँ पहले ये पुरानी थी ऊपर जी जो, जी। तो ये भी अब अपग्रेड होकर नई आ गई है, तो ये आपको दोनों एक जैसी मिल जाएंगी। हाँ और उससे आपको ब्लूटूथ का फ़ायदा मिल जाएगा, फ़ोन से आप सीधे बात कर पाओगे। करेक्ट। अब मैं फ़ोन से बात करूँ, तुम्हारा रखा रहेगा, मैं बात करूँगा, आपको नहीं सुनाई देगा मैं क्या हाँ बात हाँ कर रहा हूँ। हाँ। वाह क्या तो बात है। वो ब्लूटूथ सिस्टम जो है इसमें फिट हाँ है इन मशीनों में। हाँ। तो फिर उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी, अब हम्म। अगर करना है तो आप करो। तो अब इस बार मेडिक्लेम भी नहीं मिला था मुझे। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने फिर हॉस्पिटल से कुछ डिस्काउंट कराया था, जी। लेकिन अच्छे खासे पैसे लग गए। हाँ पर मुझे फ़ायदा यह हुआ कि इससे सुनने से तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं इसे हटाऊं हाँ। तो ये आप समझो 25% ही काम करती है। तो पहला इम्प्लांट हुआ 2016 में और दूसरा हुआ दूसरा हुआ 2024 दो में, इसी दो साल। जनवरी 2024 को। इसी साल हुआ। तो इसी साल लगभग 8 साल के आठ गैप के साढ़े बाद, 7 साल ठीक बाद कराया था 7.5 साल के जी। बाद दूसरा इम्प्लांट हुआ। जी तो अब यूज करते हुए आपको लगभग 7 महीने हो गए हैं। 9 महीने हो गए जी, अब तो 9, लगभग समझो। हाँ 9 महीने हो हाँ गए हैं। जी, तो इन 9 महीनों में एक तो बैलेंसिंग आप कह रहे हो, आपको बैलेंसिंग हो गई जी, बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग हो गई। जैसे 4 आदमी इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, हाँ अगर इस साइड को बोलता है, पहले नहीं पता चलता था, राइट। अब कम से कम ये पता चल जाता है कि ये भी कुछ बोल रहे हैं। करेक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बोलनी पड़ती है, पर 4 बार नहीं बोलनी पड़ती बात। हाँ नहीं, मैंने भी आपको जब 2-3 बार अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया, तो आप बहुत अच्छे से पहली बार में ही सुन के सारा अच्छे से जवाब दे रहे थे। और वो फ़ोन तो मेरा उस पे भी नहीं था जिस पे आपने किया ना, हाँ जी। वो ब्लूटूथ पे नहीं था, वो तो मैं ऐसे ही सुनता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो बल्कि मैंने दोबारा क्लिनिक में फोन करके पूछा कि दोनों साइड पे इम्प्लांट है, हाँ और ऐसे तो वो तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं और हाँ रिस्पांस दे रहे हैं। हाँ, सो दोनों साइड में ना कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। मैं तो बहुत काम करता हूँ जी, जी बहुत। मेरा काम ही ऐसा है, लोगों से मिलना। पहली बात तो सोशल लाइफ है, जी पॉलिटिकल लाइफ है, जी प्लस जो काम है वो भी इसी तरह का है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है। जी। प्रॉपर्टी भी राजस्थान में ज़्यादा, तो बहुत हम्म। लोगों से, मतलब अगर एक दिन में 150 लोगों से डीलिंग नहीं हुई, नहीं बात हुई किसी विषय पे, तो मत समझो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। इतना ज़्यादा प्रेशर है, राइट। तो इससे बैलेंसिंग हो गई है। जी वैसे तो सब ठीक ही चल रहा है, पर थोड़ा महंगा सिस्टम तो है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात तो मैं सही तो है। हर जगह कहता हूँ, हर मंच पे मैं डॉक्टर साहब से भी कहता हूँ कि जी। कुछ करो लोगों के लिए, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ। लेकिन हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एडल्ट्स में नहीं कर सकता, ठीक कह रहे हैं और आप। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि गवर्नमेंट एड नहीं है, कुछ भी मेडिक्लेम हाँ। नहीं होता। नहीं नहीं तो होता। ये भी कहीं ना कहीं कवर होनी चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि कवर होनी चाहिए। हालांकि मैंने पूछा था जी, अब इसमें मैं हैंडीकैप की श्रेणी में आता हूँ, तो आता हूँ मैं उसमें। जी हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हैंडीकैप तो जब आप हैंडीकैप को जो जो गवर्नमेंट एड हैंडीकैप को दे रही है, जी उसको ये कान वाले को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ, मैं कोशिश भी करूंगा, अगर गवर्नमेंट में किसी सिस्टम पे मैं पहुंच गया तो मैं इसके लिए काम भी करूंगा। हमारा पॉडकास्टिंग करने का मेन मकसद ही यही है कि हम समाज में इस बारे में जागरूकता ला जी सके। जी जी और जहाँ भी अगर इस पॉडकास्ट को कोई सुन रहा है और जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं, अगर इसको समझें और उस पर एक्शन लें, तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं भारत में जो मुझे भी इतने लाखों का कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं कर सकते। और स्पेशली एक उम्र के बाद जाकर, जैसे आपने 50 साल की उम्र में पहला हाँ, इम्प्लांट कराया, 50
और दूसरा 58 में। 58 में कराया था। लेकिन 58-60 प्लस होते ही हमारी जो एक सोच है वो ये कहती है कि इतना महंगा करा के क्या इतना महंगा होगा, करा के क्या करना है। अब पता नहीं कितना लाइफ स्पैन है। तो इस तरह के सवाल भी एडल्ट्स के मन में आते हैं कि क्या ये एक वर्थ यहाँ इस सर्जरी में पैसा लगाना सबसे फायदेमंद है या नहीं है। सबसे पहला सवाल ही होता है, डॉक्टर साहब ने मुझे 2-3 लोगों को मेरा नंबर दिया था, रेफरेंस दिया था मेरा। जी मैंने बात भी उनसे की, लेकिन वो 60 प्लस थे, रिटायर्ड लोग थे। तो एक तो एसीपी थी दिल्ली पुलिस से रिटायर। अच्छा हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बोला। मैं उनसे मिलने गया कि किसी को भला हो जाए। जी मैंने कहा जी आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको ये कराना चाहिए। सैनिक फार्म में रह रहे थे वो। अच्छा लेकिन फिर वही बात आई जी, 60 प्लस हो गए हैं, अब क्या कराना है इतने पैसे खर्च करके। तो ये हाँ, चीज जरूर इसमें आड़े आती है। अगर गवर्नमेंट से कुछ एड मिल जाए तो और ज्यादा फायदा लोगों को हो सकता है इससे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब तक हम सुनना हमारे लिए समाज में घुलने मिलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे आपने बोला कि जब आप ठीक से सुन नहीं पा रहे थे तो इवन घर के इमीडिएट फैमिली मेंबर ही आपको अवॉइड करना शुरू कर बिल्कुल देते। बिल्कुल अवॉइड करना वो शुरू कर दिया कि उनको जो लगता है सुनेंगे कौन इतना ऊंचा बोलेगा, बिल्कुल कौन बार बार कौन बोलेगा। बार बार बोलेगा। तो एक कहीं ना कहीं जाके वो बहुत चुभती है ये हम्म, बात कि एकदम हम समाज से कटते जा रहे कट हैं। ही जाता है आदमी जी एकदम से। बिल्कुल। एक छोटा सा जी और सवाल मैं आपसे करूंगी जी कि ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को जन्म से हियरिंग लॉस होता है। हम्म, तो उनके मन में ना हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या हमारा बच्चा जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट से सुनता है, हम्म, क्या वो वैसा ही सुनता है जो एक नॉर्मल हियरिंग लोग सुनते हैं। हम्म, तो आपने तो अपनी लाइफ में दोनों फेजेस देखे हैं, जब हम्म, आपका बिल्कुल नॉर्मल हियरिंग था, हम्म। सब कुछ बिना मशीन किसी भी हियरिंग एड या इम्प्लांट लगाए होता था। तो आपको क्या कुछ डिफरेंस लगता है? आपको लगता है कि नहीं, दोनों साउंड परसेप्शन में फर्क है? बिल्कुल फर्क तो नहीं है। और जी 100% तो हो भी नहीं सकता। कुदरती चीज तो कुदरती है। जी लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं 80 से 90% अपना काम ठीक करता हूँ, ठीक सुन पाता हूँ। तो राइट, इतनी अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और बच्चे की जहाँ तक सवाल है ना जी, बच्चे को जब तक आप किसी को भी, बच्चा नहीं आप किसी को भी, चाहे हम्म, कोई पशु ही हो, जी आप जब तक किसी को बोलोगे नहीं, वो सुनेगा नहीं, तो वो जवाब नहीं देगा आपको। करेक्ट। तो बच्चा मेरे हिसाब से, हम्म, मैंने ये 30 साल झेली है बीमारी, जी मेरे हिसाब से कोई भी गूंगा नहीं होता। पहले बहरा होता है, उसके बाद गूंगा होता है। अगर उसको हाँ, सुनाई देगा तो बिल्कुल। उसका जवाब रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। हाँ, लेकिन जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से होगा। मेरा बिल्कुल। मानना ये है कि इसमें चाहे गवर्नमेंट एड से हो, चाहे डॉक्टर की एड से हो, जी जो कराने लायक हैं। और मैं बहुत बार देखा है डॉक्टर साहब के पास, जी लेकिन लोग दूसरे देश से, हाँ, विदेशों से लोग आके बच्चों को ऑपरेशन कराते हैं। मैंने खुद देखा है। बिल्कुल। मेरे तो बहुत आना जाना रहा है ना जी हॉस्पिटल में। जी तो लेकिन हमारे यहाँ के लोग कुछ तो फाइनेंशियली दिक्कत हैं, बिल्कुल। और कुछ ये एक बात मन में बैठी हुई है कि नहीं ये तो गूंगा है, ये तो गूंगा ही रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। जबकि मेरा मानना यह है कि इससे ठीक हो सकते हाँ, क्योंकि अगर अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से बोल हैं, पाएंगे। तभी तो बोल पाएंगे। अब हाँ, आप बात कर रहे हो और जी मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही, तो मैं आपको जवाब कैसे दे सकता हूँ। बिल्कुल। जवाब तो मैं तभी दे सकता हूँ जब मेरी समझ आएगी बात। जी नहीं तो मैं आपसे बार बार पूछता रहूंगा जी, दोबारा बताओ दोबारा। तो करेक्ट। ये तो बहुत अच्छी चीज है जी, ये तो एक तरह से वरदान है। वाह, कितनी अच्छी बात बोली है, एक ये तो वरदान है। वरदान है ये, वाह। इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च होते हैं, हम्म, लेकिन हम, मुझे तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जी उनके लिए मैं इस आपके माध्यम से, ये सरकार से, चाहे हॉस्पिटल से, चाहे मेडिक्लेम जो कंपनी कर रही है, जी मेरी ये विनती है सबसे कि जी इस पे ज़रूर ध्यान दें। ये भी एक हैंडीकैप्ड है। अगर पैर किसी का कट जाए तो उसको पैर फ्री में देते हैं। जी किसी को हाथ में दिक्कत हो जाए तो हाथ उसको मिल जाता है। जी यहाँ तक कि जब ऑपरेशन दिल का होता है, उस किसी को ट्रांसप्लांट होता है, किसी को जी वो स्टंट डलते हैं, तो उसके भी पैसे मिलते हैं। जी लेकिन इसके नहीं मिलते, ये बहुत गलत बात है। करेक्ट, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम
ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसके माध्यम द्वारा अगर हम समाज में सबको बता सकें हाँ कि इस पर भी काम होना चाहिए तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। हम्म। इसकी देखरेख में यानी कि आपके कॉक्लियर इम्प्लांट की केयर एंड मेंटेनेंस में कोई आपको दिक्कत ना आती ना है? ना ना आप ना रोज बिल्कुल। साफ सफाई या इसका चार्जिंग वगैरह उसमें कोई दिक्कत आती है? देखो जी, मेरी तो लाइफ ऐसी है, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं सकता। और जितना मैं केयरलेस हूँ इसके मामले में, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। मैं तो बस इसको निकाल के और सेल लगाए उस पे, चार्जिंग पे। हाँ जी। और एक वो इनके साथ वो मिलती है डिब्बी, उसमें रात को अगर रख दो। डिह्यूमिडिफायर में। हाँ हाँ, वो जो होता है तो उसमें वो फिर वो ठीक होती हैं। बस उतना ही कर पाता हूँ, नहीं तो इन्होंने बहुत चीज़ दे रखी है, इसको ब्रश से साफ करो, ये करो, लेकिन मैंने नहीं की कभी। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इसको तो 8 साल हो गए, इसको एक को 6 8-9 महीने हो गए हैं। जी। और मुझे नहीं ठीक लगता है। कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे इसके अलावा जो हमने बातचीत करी है? ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं, पर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, जी। किसी को ये सुनने की प्रॉब्लम है और हियरिंग एड भी हम लास्ट स्टेज पे पहुँच गए हैं, नहीं काम कर रही हैं, हुँ, तो अगर वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इम्प्लांट। करेक्ट। ये करानी चाहिए अपनी, चाहे काम धंधा एक अलग चीज़ है। बगैर काम धंधे भी अपने घर में बच्चों से बात करने के लिए, किसी कोई आदमी ऐसा नहीं है कि अपने घर में ही बंद होता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो समझदार लोग हैं वो सब समझते हैं इसके जी, लिए। जी। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो बहुत जगह इंक्वायरी होती है, ये क्या लगा हाँ, रखा है? हाँ। मैं कहा, जी ये ऐसे बहुत से लोग जैसे जिससे नई बात करते हैं या किसी ऑफिसर से हम मिलते हैं जी। अपने काम के सिलसिले में, तो वो शक होता है कि कहीं ये कोई चीज़ ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है। को तो पूछते हैं डिटेक्टिव बकायदा कि कैमरा, ये क्या है? मैं कहा जी डिटेक्टिव अगर इसे हटा दूँ तो फिर मैं ज़ीरो। ओह! तो मैं कहा जी हियरिंग एड है, तो सब समझ जाते हैं हाँ हुँ। ये है। तो तो महेश जी आपकी बातों से हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी हमारे समाज में कितनी जागरूकता चाहिए इस इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कि आज भी वो पूछते हैं कि ये है क्या? मतलब कि इतना अवेयरनेस यानी कि वो- इसका अभी तक लोगों को नाम भी नहीं पता। मैं भुक्तभोगी हूँ जी, अगर मैं जी। अपने शब्दों में बताऊँ तो इस मामले में हमारा समाज 10% भी अवेयर नहीं है अभी। हाउ सैड। जो होना चाहिए वो 10% भी नहीं है अभी, लोगों को इसका नाम नहीं पता। हाँ। लोग कोई इसको खिलौना समझता है, कोई फ़ोन के लिए समझता है, कोई रिकॉर्डिंग के लिए समझता है। ओह! लेकिन जिनको कम, ऐसे भी बहुत लोग हैं, बहुत जी, बड़े वकील हैं, बहुत और भी लोग हैं, किसी के माँ-बाप को दिक्कत है। जी। जब वो मुझे लगी देखते हैं तो वो मेरे पास स्पेशली आते हैं, पूछते हैं ये कैसे होता है, कैसे हाँ। होगा? हुँ। हमें भी ये प्रॉब्लम है, हम ये कराना चाहते हैं। मेरा तो संदेश भी यही है जी, जी, सरकार से भी मैंने आपके माध्यम से बता भी दिया। जी। लोगों से भी मेरा ये है हुँ। कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो जी। उनको अगर वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अफ़ोर्ड नहीं भी कर सकते, हाँ। तो किसी तरह से अरेंज करके, जी। 2 कान का नहीं करा सकते, 1 एक का कान करा का। लो, कम से कम काम चलाओ तो ये हो। जी। और ये ऐसा नहीं है कि मेरी जैसी है, ये तो ज़्यादा कॉस्टली है। हुँ। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था बहुत नीचे से शुरू होती है। हाँ जी। तो इससे जैसा लो प्राइस वाले भी जैसे आप प्रोसेसर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वैसी मशीन लगवा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। मेरा मानना ये है। बाकी तो आपने बुलाया, आपका बहुत नहीं, नहीं, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और अगर इस काम के लिए मेरी फिर भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे आदेश करोगे, मैं आऊँगा। हाउ पर स्वीट थोड़ा-सा ऑफ यू। टाइम दे के बता देना मुझे पहले। ज़रूर। मेरा राजस्थान ज़्यादा आना-जाना होता है, जी। आने-जाने में थोड़ी दिक्कत हो। कॉक्लियर इम्प्लांट इन एडल्ट्स। आज के एपिसोड में हमने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन से बहुत कुछ सीखा, समझा, कैसे अपने हियरिंग लॉस को हम एक इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी द्वारा ठीक कर सकते हैं और हमने महेश जी के एक्सपीरियंस से ये देखा कि किस तरह वह कॉक्लियर इम्प्लांट को यूज़ करके एक आम एन्जॉयबल ज़िंदगी भी लीड कर रहे हैं। इसी तरह सीखते रहिए, देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।